आज हम मार्कंडेय जी द्वारा लिखित कहानी दूध और दवा पढ़ेंगे। बात बहुत छोटी सी है, नाजुक और लचीली, पर मौका पाते ही सिर तान लेती है। कोई काम शुरू करने, सोने या पल भर को आराम करने से पहले लगता है कुछ देर इस प्यारी बात के साथ रहना कितना अच्छा है। वैसे मुझे काम करना, करते रहना और करते करते उसी में खो जाना प्रिय है। इसी की बात भी मैं लोगों से करता हूँ और दूसरों से यही चाहता भी हूँ। पर यह सब तभी होता है जब मेरे चारों ओर लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों में मेरे बीवी बच्चे शामिल नहीं हैं। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं किसी भीड़ में खड़ा हूँ और असहाय ध्वनियाँ मेरे कानों के पर्दों को छेदने लगी हैं। मैं भागकर अपने कमरे में घुस जाना चाहता हूँ, पर उसकी बड़ी बड़ी आंसुओं में डूबी हुई आंखें, मैं क्या करूं इनका? देखते हो, अब मुन्नी भी दूध के लिए जिद करती है। ऐसा नहीं है कि बात मेरे मन में गहरे तक नहीं उतरती। मैं तो मुन्नी को स्कूल जाने के लिए एक छोटी मोटर खरीदना चाहता हूँ। हल्के गुलाबी रंग के फ्रॉक में लड़खड़ाती दौड़ती मुन्नी को देखने की मेरी यह कैसी विचित्र लालसा है, जो कभी पूरी ही नहीं होती दिखाई देती। सुबह सुबह बिस्तर से उठते ही वह जोर जोर से चीखने लगती है। जब उसकी माड़े से सूजी आंखें और भी सूजी होती हैं। कई बार मन में डॉक्टर की बात उठती है और डर लगता है कहीं मुन्नी की माँ की पतली लंबी किस्ती सी आंखों का पुराना छेद फिर न खुल जाए और सवेरे सवेरे डूबने उतरने की मर्मांत पीड़ा में मुझे लिखना पढ़ना छोड़कर सड़क का चक्कर काटना पड़े। मैं चुपचाप एक निश्चय करके कमरे में चला जाता हूँ। पहले डॉक्टर का इंतजाम करके ही उससे चर्चा करूंगा, पर फिर वही नन्ही सी बात, तुम्हें खोजने लगता हूँ। तुम जो इस कड़ी जमीन की चुभन से पल भर को उठाकर मुझे एक सुनहले झिल मिलाते लोक में खींच ले जाती हो। तुम्हारे सोने के बीच मुलायम उजले देह भाग में मुंह डालकर पल भर को सांस लेना कितना अच्छा लगता है मुझे। शायद तुम्हें याद होगा, बात मकड़ी के जाले की तरह तनने लगती है, लेकिन घंटों और घंटों आंखें बंद रखने पर भी शिकार कोई नहीं फंसता और मैं बीवियों और मजदूरों के बारे में सोचने लगता हूँ। आखिर इन दोनों को हरदम शिकायतें क्यों रहती हैं? क्यों इन दोनों के सीने में खारे पानी का इतना विशाल समुद्र फफाया रहता है? मृत्यु की आखिरी कराह की तरह इस समुद्र की लहरें चीखती हैं, पर किसी खोखले श्राप की तरह मिथ्या बनकर बिखर जाती हैं। मैं इस विनाशकारी लहरों को दुनिया को निगल जाते देखने के लिए व्याकुल हो उठता हूँ, पर हल्की सी मुस्कुराहट या वह भी नहीं तो बस मुलायम कलाइयों की पकड़ और उस समय कुछ भी और न सुनने की बात। जाने भी दो, कमर के नीचे नंगी खुली मैं इस अकस्मात मृत्यु से बचना चाहता हूँ, पर कोई चारा नहीं है। मुन्नी की माँ के जीने का यही सहारा है और मेरे पास उन मृत्यु की घाटियों के सूनेपन को दूर करने की यही उपाय। वह विश्वास नहीं करती, पर मैं सच कहता हूँ कि मुझे इतना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं समझ नहीं पाता कि स्त्रियां और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए हैं, महज इतनी सी बात के लिए, या मुन्नी की आंखें के मोड़े की दवा या उसके दूध के लिए। ये प्रश्न उसके साथ नहीं उठते क्या? आखिर क्या उसे बच्चे नहीं हो सकते, या वह दूध पीने वाले बच्चे नहीं होंगे? धीरे धीरे यह क्यों धुंधलाता है? पानी सिर्फ एक बूंद स्याही जाने कैसी फैलकर एक झील भूरे आंखों की तरह, वह भी सतही, उथली, अछूता, कच्चा नुकीला फूल, आसमान में उड़ने वाली लरजती पतंग की लंबी पूंछ, किसी बंगले के फटे पुराने पर्दे, मुल्क में बदअमनी का भूख, वे मित्र जिन्हें नौकरी के लिए पत्र लिखे हैं। जो चाहे तो मैं भी उन्हीं की तरह हो लगूं, बेएतबार और ऊंचे दर्जे की नौकरी देने वाले मुलाजिम। लेकिन वह नौकरी से चिढ़ती है। तुम नौकरी करोगे? फिर तो मोटर, बंगले और सुख की अनेक कोटियां हैं, मेरे लिए जगह कहाँ होगी? मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। अजीब बात है, तुम भूख में जी सकती हो, लेकिन वह तो कहती है कि उसके सीने में एक भयंकर ज्वालामुखी दबा पड़ा है जो कभी न कभी भड़केगा। मुन्नी की माँ यह भी जानती है, पर क्यों नहीं भड़केगी?
क्यों? उसके अलावा से मेरा घर आंगन नहीं फट जाएगा। इसलिए ना कि मैं लिखूंगा और लिखने से पैसे मिलेंगे और पैसे उसे ठंडा करते रहेंगे। यह वही तो कहती है कि पैसा दिल को ठंडा और शरीर को गर्म रखने के लिए अद्भुत दवा है। गरीब दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। गरीब लड़की की मोहब्बत दुनिया की सबसे पवित्र निधि है। कभी कभी वह स्कूल टीचर की तरह बोलती है। आखिर यह सब और है ही क्या? मुन्नी जब जन्मी थी तो उसके लिए मैंने एक झूला खरीदा था। बहुत सारे कपड़े बने और उसे दूध में ग्लूकोज और शहद दी जाती थी। फ्रेंच सीखेगी मेरी बेटी। मैं चाहता हूँ वह पेंटर बने। सिर्फ 30 रुपए तो लगते हैं उसके दूध के। 30 में कि ऐसा क्या रखा है? साल ही भर बाद रुनको आया तो कितना उत्साह था। कोई बात नहीं, दोनों के लिए एक गाड़ी होगी, दोनों कॉन्वेंट जाएंगे। लेकिन यह क्या फिजूल की बातें हैं। बेओर छोर की मैं झटके से उठता हूँ और लिखने की कॉपी के मसौदे कई बार उथल पुलट कर देखने लगता हूँ। कई चीजें लिखे बिना पड़ी रह जाती हैं, पर इसी समय उन्हें उठाया तो नहीं जा सकता। मामूली स्तर पर बात बनाने से मुझे चिढ़ है, लेकिन सहसा मुझे मकड़ी के नन्हे तार की स्मृति फिर हो आती है और मैं बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा होता हूँ। कहीं जाला फिर न तनने लगे। मुन्नी की माँ ऐसे ही समय आ जाती हैं। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? एक तेज जनक दिमाग में बज उठती है, पर मैं उस पर तुरंत हाथ रख देता हूँ। कोई कड़वी चीज निगलता हूँ। हाँ, कोई काम है क्या? नहीं तो ऐसे ही पूछ लिया। अभी तो धूप बहुत तेज है, कुछ रुक कर जाते। और वह कह ही क्या सकती थी। थकी भी तो है बेहद। रुनको ने सारी दोपहरी परेशान किया है। चौका बर्तन, सामान की संभाल सहेज, कपड़ों की सफाई। अभी तो उसे पिलाकर सुलाया है। ब्लाउज के बटन खुले ही हैं। मुन्नी भी सो रही है क्या? नहीं, सब जग रहे हैं। वह उगती हुई हंसी को दबाती है। चेहरे पर खून की पतली सी झलक देख होती है और फिर क्षण ही भर में सूख कर धीरे धीरे गाढ़ी होने लगती है। वह दरवाजा छोड़कर कमरे में आती है। आज मुन्नी की आंखों में बहुत दर्द है। चेहरा सुर्ख हो गया है। अभी अभी तो सिर में तेल डालकर बहुत देर तक सहलाती रही हूँ, तब जाकर सोई है। वह चारपाई पर बैठ जाती है। मैं पास आकर कहता हूँ, ब्लाउज के बटन तो ठीक कर लो, तुम्हें अब ठीक ढंग से बॉडी पहनना चाहिए। वह बटन बंद करते करते बोलने लगती है, अब इसके सुख की कल्पना मेरे पास नहीं है, नहीं तुम्हारे मन में है, और अगर है तो नहीं होनी चाहिए। उसका बदन गर्म होने लगता है। मेरे सीने में एक बंद ज्वालामुखी है जो कभी न कभी भड़केगा, यह मैं जानती हूँ। ऐसी ही बातचीत के धरातल पर वह ज्वालामुखी तक पहुँचती है और मुझे ऐसे ही मंत्र सी बातचीत से डर लगता है। मैं ईंधन नहीं डालता और वह उठ खड़ी होती है, कहीं जैसे कोई दर्द रेंग रहा हो। मैं चाहता हूँ जाते जाते उससे कह कर जाऊं, पर ऐसे समय कुछ कहने का मतलब है कुछ सुनने की संभावना। शायद जिस तरह उसे मालूम है कि मैं कहाँ जाता हूँ, उसी तरह मुझे भी मालूम है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पर जा रहा हूँ, यह ठीक है। मेरे घर के सामने एक चौड़ा नाला है और उसके परे कटीली झाड़ी का एक बड़ा सा गुंबद। मैं कभी कभी इसमें एक खरगोश के जोड़े को घुसते देखता हूँ। वैसे मैं पल भर की पिछली बात को भूल जाता हूँ, पर उसे आज भी नहीं भूला। घर से निकलता हूँ तो पल भर रुककर उधर जरूर देख लेता हूँ। स्कूल से लड़कियों को ढोने वाली गाड़ियाँ बोलती हैं। तीर की तरह सड़क को चीरती हुई कोई चिड़िया उड़ जाती है, पर वह खरगोश का जोड़ा। मुन्नी अब तक उठकर मुझे जरूर ढूंढ रही होगी और फिर अपने कमरे में लौट गई होगी। मेरी मेज की गर्द भरी सतह पर अपने हाथ की थाप बनाने के लिए या तो कुर्सी पर चढ़ गई होगी या लुढ़क कर गिरी होगी, तो उसकी माँ कुर्सी को 2 चपत मारकर उसे चुप कराने के बाद समझा रही होंगी कि आखिर उसे इस मेज पर रोज अपने हाथों के निशान छोड़ने से क्या मिलता है। पापा छे कैसे कहूंगी कि मैं उन्हें खोजती हूँ, वह रोज कहती है और मैं रोज झुठला देता हूँ, लेकिन वह मानती नहीं। मेरी उंगली पकड़कर मेज के पास तक खींच ले जाती है और मेरी आंखों में
धुंधलके की एक परत छा जाती है। उसकी माँ कहती हैं, खिड़की कितनी ही बंद रखो, गर्द आकर ही मानती है। और मैं देखता हूँ कि मुन्नी की हथेली की थाप बढ़ती जा रही है। कभी कभी इन थापों की रेखाओं में मनुष्यता का पूरा भविष्य पढ़ा गया है, और कभी आग की बेतरकीब लहरें किसी अनहोनी से वस्तु सत्य के वीराने अंधेरे में दौड़ दौड़ कर मेरे सीने में सटती चली आती हैं। चौकड़ी भरते हिरनों की लंबी कतारें और पीछे लोलुप अंधा दुष्यंत। मैं खुद अपने को आगे खड़ा पाता हूँ। मान्यताओं के सलीब पर टंगा हुआ लहूलुहान पत्थर का एक बहुत बड़ा ढेर है, और लोग आंखें मूंद कर पत्थर मारते हैं। लोग फूल चढ़ा रहे हैं मान्यताओं पर, आदमी को बार बार की नोची छिकड़ी और दांतों से नोच नोच कर फेंक रहे हैं। लोग नंगी औरतों के कोमल शरीर को गुर्दरे जूट के रस्सों से जकड़कर बांध रहे हैं। सिर्फ एक लाचारी का आरोप है, आदमी नहीं, टूटा हुआ पुराना खंडहर। आखिर क्यों? मैं सिर्फ शिकायतों के बारे में सोचता हूँ, पर अपनी बीवियों और मजदूरों की नहीं, अपनी ही। तुम रुक कर कुछ पूछ नहीं सकती थी? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि मैं इतनी तेज धूप में कितनी दूर चल कर आया हूँ? तुम्हें पता है हम कितने दिन पर एक दूसरे को देख रहे हैं। शायद तुम इसलिए नहीं रुक सकती कि तुम्हारे साथ तुम्हारी सखी थी, और उस पर तुम यह जाहिर होने नहीं देना चाहती थी कि तुम मुझे जानती हो। गोल गोल चक्कर खाकर सूखी पत्तियों पर लग गए थे। इनके साथ उस कोने की धूल भी है जहां पार्क में बच्चों के खेलने ने घास को उड़ा दिया है, और इस लंबे यूकेलिप्टस की छहरी शाखें अब भी थरथरा रही हैं। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। चारों ओर कब्रिस्तान है, सड़क के नीचे और ऊपर की हवा तक में बातों के टूटे फूटे अस्थिपंजर उभर आए हैं। मैं सिर्फ चुभन, टीस और प्रताड़ना को चुन चुन कर अपने तर्कस में भरता जाता हूँ। एक विकलांग विक्षिप्त योद्धा की तरह मैं पसीने से गर्द से लथपथ हो रहा हूँ। हवा एकदम चुपचाप खड़ी है। मौलसरी की पत्तियां दम साधे हैं। यूकेलिप्टस की लंबी शाखाएं मर गई हैं, और बच्चों के पार्क की बेघास की उजली जमीन घिसी हुई निर्जीव हड्डी की तरह चमक रही है। मैं चाहता हूँ हवा फिर गोल गोल चक्कर खाकर ऊपर उठे, और फिर वही साल भर पुराना सब कुछ आज घट जाए। मौसलरी की पत्तियां, यूकेलिप्टस की डालें, पार्क की जमीन और मेरे साथ। मैं थक कर टूक टूक हो रहा हूँ। पल भर कहीं बैठना चाहता हूँ, और कुछ देर सब बाहर का ही देखना चाहता हूँ, जैसे कोई मकान का दरवाजा लगाकर बरामदे में आ जाए। लेकिन अब बहुत देर हो गई है। लौटने में काफी समय लगेगा, लगता है। वह घर से निकल नहीं पाई। क्यों नहीं निकल पाई? उसे निकलना चाहिए था। उसे लोहे की जूतियां पहनकर कांटों को कुचलते हुए आना चाहिए था। लेकिन वह कहती है, मैं खून से लथपथ होना चाहती हूँ। मैं उन सारे दागों को अपने शरीर पर मुखर रखना चाहती हूँ। मैं सारे घावों का और मवाद और गंदगी को लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखो, सत्य यह है, तुम्हारी सच्चाइयों की तस्वीर यह है। तुमने घर को इसलिए स्वर्ग बना रखा है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी कमाई खाती है, और एक खरीदे हुए दास से भी बदतर ढंग से तुम्हारी सेवा करती है। तुम्हें अगर यह पता लग जाए कि वह तुम्हें नहीं किसी और को चाहती है, तो तुम हवा में नजर आते हो, क्योंकि तुम्हें अपने से ज्यादा अपने पैसों पर भरोसा है। यही एक पुरानी टोकरी है तुम्हारे पास। एक नन्हा सा ऑक्सीजन बैलून हवा में उड़ता चला आता है। तुमने उसमें बैठी हो। गर्दन दर्द करने लगी है देखते देखते, लेकिन तुम किसी मायाविनी की तरह पीछे से हंसती हुई गोद में बैठी जाती हो। मुझे प्यार करो, मेरे जाने का समय हो गया है। मैं चाहती हूँ इसकी याद बनी रह जाए। पर मुन्नी का बैलून तो मेरे कमरे से निचली ही छत में अटका था। वह पैर पटकने लगती है। पापा, उतारो, देखो इसे। देखो, यह छत पर चला है। मेरा गुब्बाला तुम्ही ने छिछाया है। मैं कैसे पहुंचूं इतनी ऊंचाई तक? अच्छा, मुझे कंधे पर उठाओ। फिर भी नहीं पहुंचोगी। कुल्छी पर खड़े हो जाओ। उसकी माँ बिगड़ती हुई आई। यह क्या तमाशा है? अभी तो आंखें ही बंद हुई हैं, अब हाथ पांव भी तोड़कर बैठोगी?
मैं चुपचाप खड़ा हूँ और वह मुन्नी को उतरने का इंतजार करती है, लेकिन यह तो ऑक्सीजन ही निकल गई गुब्बारे से। मुन्नी मुन्नी, अब उसे जाने भी दो। और हाँ, कल रात कुछ लिख रहे थे, वह कागज कहाँ है? मुन्नी की दवा और दूध। चुपके से मन में कुछ कांपता है। मैं ऐसी ही नन्ही नन्ही बातों को लेकर परेशान होता हूँ। उसका स्वर कानों में बज उठता है। आखिर इसमें ऐसा क्या रखा है जो तुम्हें विचलित कर देता है? मैं रुकी नहीं, कुछ कहा नहीं, तो क्या आसमान फट पड़ा? मैं पूछती हूँ कि मुन्नी के दूध और दवाइयों का क्या हुआ? तुम कुछ लिख कर मुझे देने वाले थे ना? और इतने ही समय में यह कुछ धीमी सी हो गई। मैं चुप जो रहा था। क्या सोच रहे हो? मैंने तो समझा कोई कहानी लिख रहे थे। आज किसी को देकर कुछ रुपए लाते तो अच्छा था। कल 2 रुपए का सामान मंगाया था, आज भर और चलेगा। इस नन्हे से अवसर से संभल गया हूँ, इसलिए बात बनने में देर नहीं लगती। वह तो पत्र था, तुम्हें गोदावरी ने लिखा था ना कि किताबें भिजवा दो। वही प्रकाशक को लिखा कि उसे भेज दें। अरे रुको, देखो यह क्या है? कहाँ? रुको तो। अरे यह तो वही तिल है। उंगलियां कांप उठती हैं। चेहरे पर चुनचुनाहट की तरह बहुत कुछ नन्हा नन्हा उग आता है। एक अजीब सी खुशी की लहर। हटो भी, खिड़की खुली है। मेरे सीने में ज्वालामुखी है जो कभी नहीं भड़केगा, यह मैं जानती हूँ। मैं समझ नहीं पाता कि स्त्रियां और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए हैं, महज इतनी सी बात के लिए कि मुन्नी की आंखों के माड़े की दवा या उसके दूध के लिए। धन्यवाद।